जय हिंद दोस्तों। देखिए फिर से आपके सामने आज एसएससी सीजीएल 2024 का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और आज के क्लास में हम सेट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे और 11 का पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से बनेगा उसको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, जो लगेगा ऑप्शन के माध्यम से आप तुरंत बनाइए उसको हम ऑप्शन भी दे देंगे उस क्वेश्चन में। तो अब जो भी क्वेश्चन आने वाला है मेरे भाई 25 क्वेश्चन, वो सभी के सभी प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन रहेगा और भरोसा कीजिए इससे ज़्यादा लेवल जो है हाई कभी भी पूछने वाली नहीं है एसएससी, खास करके प्रीलिम्स में, ठीक है ना। उसके बाद हम सोच रहे हैं कि जो कल सीएचएसएल का आंसर किया है उसका भी जितना क्वेश्चन मैथ का खास करके है वो डिस्कस कर दें और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं उसका डिस्कस कर दीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम सोच रहे हैं लाएंगे, जल्द ही लाएंगे सीएचएसएल का भी। फिलहाल आज को सेट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या सीखने को मिलेगा। बोल रहा है कि यदि 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब प्लस डॉट 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 यदि 10 तक के क्यूब को हम ऐड करते हैं ना तो 3025 होता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा हूं जब हम 2 के क्यूब प्लस 4 के क्यूब प्लस 6 के क्यूब प्लस डॉट 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 20 के क्यूब तक को हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने रहेगा। हालांकि इस क्वेश्चन में ऑप्शन देने का कोई जरूरत नहीं था। देखिए यहाँ पर है क्या ना, असल में इसको हम यदि थोड़ा सा तोड़ते हैं तो क्या आता है मेरे भाई, 1 के क्यू 1 आएगा, 2 के क्यू 8 आएगा, 3 के क्यू 27 आएगा ना, प्लस डॉट 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 इसी तरह 10 के क्यू मेरे भाई 1000 आएगा, ठीक है ना। इतना का मान आपको दिया है, 3025 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है इतना का मान 2 के क्यू प्लस 4 के क्यू प्लस 6 के क्यू। उसके बाद हम देखिए इसको तोड़ते हैं, यदि 8 होता है प्लस 64 होता है प्लस 216 होता है, ठीक है ना। तो इसका मान आपसे पूछ रहा, उसके बाद यहाँ 830 हो जाएगा, इसका मान क्या होगा। तो देखिए इतना का मान दिया हुआ है मेरे भाई 3025। तो यहाँ पे असल में ये पूछ रहा, तो कितना आपसे पूछ रहा है, यानी 8 से गुना यदि टोटल संख्या में हम कर देते हैं मेरे भाई तो क्या ये 8 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। यदि 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 64, ये 216 हो जाएगा प्लस 216। यही तो आपसे पूछ रहा है, यानी 8 से मल्टीप्लाई करना है हमको इस संख्या में, तब जाके ये संख्या मिल जाएगा। तो 8 से इधर मल्टीप्लाई किए तो इधर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए इतना बराबर इस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 2400, इधर हो जाएगा 2600। देखिए ये हो जाएगा 8 5 40 के 0 बाकी 4, 8 दूना 16, 4 20 के 0 बाकी 2, ये हो जाएगा 2 8 24, यानी 24,200 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, 1 के क्यू प्लस 2 के क्यू प्लस 3 के क्यू डॉट 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 10 के क्यू आपको दिया हुआ है 3025 है। तो आपसे पूछ रहा 2 के क्यू प्लस 4 के क्यू प्लस 6 के क्यू प्लस 20 तक का क्यू। तो देखिए यहाँ पर असल में इतना नहीं देखने के बजाय इतना देखिए कि 1 है, 8 है, 27 है, इस तरीके का दिया है और वैल्यू 3025 है। तो आपसे पूछ रहा है यानी 8 प्लस 64 प्लस 216 प्लस इसी तरीके से 20 तक का क्यू। तो यहाँ पर देखिए असल में क्या किया है, इसको 8 से मल्टीप्लाई ही तो किया है, यानी 8 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है कितना होगा। तो इतना का वैल्यू इतना है तो 8 से मल्टीप्लाई करके ये पूछ रहा, तो इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा वही आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से करना है, जरूरी नहीं कि 8 से कभी 2 कभी 4 से भी मल्टीप्लाई करके पूछ देगा। वो क्वेश्चन आएगा धीरे धीरे, सब हर तरीके का क्वेश्चन आने वाला, ठीक मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ये क्वेश्चन है और ये होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, इसका राइट आंसर क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है मेरे भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। बोल रहा कि के किस मान के लिए जो व्यंजक दिया हुआ p प्लस 1/4 इंटू रूट पी प्लस के स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है ना। तो देखिए आपके सामने एक इक्वेशन दे दिया गया है
और पूछ रहा है कि ये k के किस मान के लिए पूर्ण वर्ग होगा। तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कोई भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या होता है, d का मान जो होता है वो 0 के बराबर होता है। d का मान कोई भी इक्वेशन, जैसे एक इक्वेशन लिख रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या करना पड़ता है कि d बराबर जो 0 होना पड़ता है, ठीक है ना, होता है। तो d बराबर 0 का मतलब यहाँ पे क्या होता है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए b² बराबर 4ac होना चाहिए पूर्ण वर्ग होने के लिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ छात्र को ये नहीं दिखेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। मेरे भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या हम इसको √p के होल स्क्वायर लिख सकते हैं मेरे भाई, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 1/4 इंटू √p है ना, कोई ठीक है इसी रहने प्लस k²। अब देखिए x² यानी x के जगह क्या है √p आया है, और उसके बाद ये x के जगह जो है, ये x के जगह मेरे भाई ये क्या आ गया √p आ गया, और ये c के जगह यानी कांस्टेंट के जगह जो ये है ये k² आ गया, ठीक है ना। ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना, बस उसी पर बैठा देंगे। अब b², b कितना है मेरे भाई यहाँ पर, b 1/4 हो जाएगा, हो जाएगा ना, b 1/4 होगा, b के जगह है ना 1/4, तो 1/4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/16 होगा ना 1/16 बराबर 4 इंटू ए का मान कितना होगा मेरे भाई, ए का मान कुछ नहीं 1 है, आगे कोफिशिएंट 1 है ना 1, तो 1 हो जाएगा इंटू सी का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, सी का मान यहाँ पे k² हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो k²। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर k² बराबर कितना हो जाएगा 1/64 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ से हम k का मान निकाल लेंगे मेरे भाई 1/64 आएगा, इसका अंडर रूट करेंगे मेरे भाई, प्लस माइनस हो जाएगा, तो k बराबर कितना आएगा प्लस माइनस 1/8 आ जाएगा, ठीक है ना। और यही इसका आंसर होगा। k का ही मान पूछ रहा है, तो k का मान कितना आएगा प्लस माइनस 1/8 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ना सिर्फ प्लस होगा ना केवल माइनस, दोनों होगा, क्योंकि k हमको नहीं पता क्या है, ठीक है ना। तो कोई भी अननोन चीज का आप अंडर रूट करते हैं तो वहां प्लस माइनस जरूर लगाइए, ठीक है ना, जब तक एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता ना हो। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देंगे कि क्या करे नहीं करे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं। मेरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देख रहे हैं ना, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने, क्वेश्चन को घुरा कर दिया था पता है, लेकिन इतना करना था आपको, ठीक है ना। साथियों समझ आ रहा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक तो अवश्य करके कीजिए, ठीक है ना। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, अभी तो क्वेश्चन नंबर 2 ही हुआ है, 3-4 सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाले, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन आपके सामने है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप जो भी वीडियो भाई अभी देख रहे हैं इस वक्त, वो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में ईमानदारी पूर्वक बताइए, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन में आपको सीखने को बहुत मिलेगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में Q का जो है ना अधिकतम मान क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है। और आपको दिया हुआ है ये इक्वेशन है 5p9 माइनस 7q2 प्लस 9r6 इक्वल टू 823 लाना है, ठीक है ना। तो इसके सामने देखिए इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन भी दे देता हूं आपके सामने, आप ऑप्शन के माध्यम से भी इस क्वेश्चन को कर कर देखिए और क्या होगा बताइएगा। 5, 6, 7, 8, ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा बताइए। फिलहाल आते हैं क्वेश्चन पर। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी के यूनिट डिजिट को जोड़ेंगे और इसमें घटाएंगे, ये घटेगा ना, घट रहा, तो 9 और 6 कितना होगा मेरे भाई 15। 15 में से यानी 5 में से 2, यूनिट डिजिट 5 आ रहा 15 में, 5 में से 2 गया तो 3 यहाँ पर मेरे भाई सेटिस्फाई कर रहा। बाकी कितना बच गया है, बाकी 1 बचा है ना, 15 है ना, 15 में से 2 गया कितना गया 13, 1 यूनिट डिजिट बच रहा ना, अभी 1 यूनिट डिजिट बच रहा, मतलब 1 बाकी बच रहा। तो आप देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी जो जोड़ है उसको हम जोड़ेंगे, जो घटा है वो उसको घटाएंगे। तो P और R जो है जोड़ में है, तो P प्लस R लिख देंगे जोड़ में, और घटाओं में क्या है मेरे भाई वो Q है, तो Q लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 बाकी बचा हुआ, अभी ध्यान रखिएगा ये 1, ठीक है ना। अब P प्लस
आर, जब क्यू आप तभी निकाल पाइएगा जब पी और आर का मान आप निकालिएगा, और पी और आर का मैक्सिमम मान निकलेगा। कब निकलेगा? पी और आर का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, आप इमेजिन कीजिए। क्या 9 प्लस 9 ले सकते हैं? 9 से तो ज्यादा नहीं ले सकते हैं, 3 डिजिट में ही लेना है, तो 9 भी मैक्सिमम मान लेकर चलते हैं। तो इसको भी हम 9 लेंगे और आर को भी 9 लेंगे। टोटल कितना आ जाएगा मेरे भाई? 18 आ जाएगा। 18 आएगा, प्लस एक बाकी भी बचा हुआ है ना, तो टोटल कितना आ गया मेरे भाई? 19 आ गया। 19 आ गया ना। अब 19 में से क्यू को घटाएंगे, और क्या ऐसा घटाएं कि हमको ये डिजिट जो है 2 आ जाए। तो 19 में से मेरे भाई क्या घटाएं कि हमको 2 आ जाए? तो 19 में से यदि हम 7 घटाएंगे तो यूनिट डिजिट 2 आएगा ना। उसके बाद बाकी यहाँ पर 1 रहने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर जोड़ लीजिए। 9 5 14 में से 7 गया 7, बाकी 1 यहाँ बच गया 8। आ रहा हम सेटिस्फाई कर रहा ना, बस यहीं पर ध्यान देना। अब देखिए फिर से एक बार बता देते हैं, ये यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। पहले यूनिट डिजिट जोड़े, उसके बाद घटाएं, 3 यूनिट डिजिट आ रहा है, उसके बाद बाकी 1 बचा था, ना। अब पी क्यू का मैक्सिमम मान तभी निकलेगा जब पी प्लस आर का मैक्सिमम मान हमको पता हो, ठीक है ना। क्योंकि हम जरूरी नहीं हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम मान लेकर निकालें। मैक्सिमम मान 9 होगा, दोनों का मैक्सिमम 9 ले सकते हैं, 10 तो लेंगे नहीं, फिर 2 डिजिट में वो नंबर हो जाएगा ना। तो 9 प्लस 9 लेंगे, टोटल 18 पी प्लस आर का मान आएगा, और एक बाकी था 9, यानी 19 में से क्यू को घटाना है। क्या क्यू का मान रखें ताकि यूनिट डिजिट 2 आए? बोलिएगा भाई 12 रख दो मेरे भाई, 17 रख दो। 17 रख दो क्यू का मान मेरे भाई। 17 क्या है? 17 2 डिजिट का नंबर है ना, हमको 1 डिजिट का नंबर चाहिए, 1 डिजिट का नंबर चाहिए। तो 17 बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, 17 नहीं बल्कि 7 रखाएगा। और भी कोई नंबर बताइए जिसपे घटाने पर यूनिट डिजिट 2 आता है? 17 और 7 के अलावा कोई भी नंबर नहीं है मेरे भाई, और 17 तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि 2 डिजिट का नंबर आ रहा। तो हम 7 ही, एक ही ऑप्शन बचता है कि 7 को ही घटाएंगे तब यूनिट डिजिट जाकर 2 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 घटेगा, तो हम क्यू का अधिकतम मान क्या हो सकता है मेरे भाई? 7 होगा, ठीक है ना। ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। पसंद आया मेरे भाई तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक मेरे भाई। एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है यदि x² प्लस 1/x² बराबर a है तथा x माइनस 1/x बराबर जो है b है, तो आपसे पूछ रहा है x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा। और ऑप्शन दिया आपके सामने, आंसर जो लाना है ए और बी के फॉर्म में लाना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2 इक्वेशन दिया, और ये आपसे पूछ रहा है x³ माइनस 1/x। देखिए हम चाहे तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम डायरेक्ट बना सकते हैं। तो देखिए x³ माइनस 1/x³ बराबर क्या होता है? a³ माइनस b³ बराबर क्या होता है मेरे भाई? मैं लिख देता हूँ, a³ माइनस b³ बराबर होता है a माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, इतना होता है, ठीक है ना। तो a के जगह x है, b के जगह 1/x है, कोई बात नहीं। तो ये फॉर्मूला पे बैठा देंगे, x माइनस 1/x का होल क्यूब माइनस 3ab खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, कोई मतलब ही नहीं लिखते, और इंटू a माइनस बी यानी x माइनस 1/x। अब देखिए मेरे भाई इतना का मान पूछ रहा है, तो ये होता है इतना बराबर ये। तो अब x माइनस 1/x का होल क्यूब क्या हो जाएगा? b है इसका मान, x माइनस 1/x बराबर b है, तो b का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x बराबर b है। इसका आ रहा है मेरे भाई b³ माइनस 3b। क्या ये आंसर है? ऑप्शन में दिख रहा है b³ माइनस 3b, कोई भी ऑप्शन नहीं है मेरे भाई। तो हमको लाना है a और b दोनों के फॉर्म में आंसर। तो हम इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, ऐसा कोई मेथड अपनाएंगे ताकि हमको a और b दोनों आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, यदि हम इसको स्क्वायर करते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, इसको हम स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर b² हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो a² प्लस b² x² प्लस 1/x², ये मान बैठा दे डायरेक्ट a, तो डायरेक्ट a बैठा देते, a माइनस 2ab तो सिर्फ माइनस
टू ए भी तो खत्म हो जाएगा, एक्स इंटू वन बाई एक्स, कोई मतलब नहीं, वन बचेगा तो सीधे टू लिखते हैं, बराबर बी स्क्वायर होगा मेरे भाई, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब का मान पूछ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्यूब करते हैं, ठीक है ना। इसको क्यूब करते हैं तो क्या आता है, देखिए एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब माइनस थ्री ए बी खत्म हो जाएगा, वन हो जाएगा, इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी सीधे लिख देते हैं डायरेक्ट, कितना लिखते हैं, बी लिख देते हैं, ठीक है ना, बी। अब देखिए एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स, सॉरी, और ये इधर कितना हो जाएगा मेरे भाई, बी क्यूब हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा। अब एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब बराबर बी क्यूब प्लस थ्री भी आएगा ना, थ्री भी आएगा। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर का वैल्यू रख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर सीधे लिख देते हैं, अच्छा से लिखते हैं, ए माइनस बी स्क्वायर बराबर टू आ रहा। अब यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर इंटू बी प्लस थ्री भी होगा ना, यहाँ बी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, तो बी स्क्वायर प्लस थ्री, तो बी यहाँ पर रहेगा बी स्क्वायर प्लस, अब बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए माइनस टू आ रहा, तो ए माइनस टू प्लस थ्री, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, बी इंटू ए प्लस वन। क्या कोई ऑप्शन बी इंटू ए प्लस वन है, बी इंटू ए प्लस वन, बी इंटू ए प्लस वन, ये ऑप्शन है, बी इंटू ए प्लस वन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। देखिए किस तरीके से किए, यहाँ डायरेक्ट स्टार्टिंग में जो बताए मेथड नहीं आ रहा था, तो इसको हम तोड़े, एक बार स्क्वायर किए, फिर एक बार क्यू किए, और क्यू से ही ये मान आ रहा हमको, तो बैठा दिए, बाकी कुछ नहीं, आपके हाथ में है फिर कैलकुलेशन, ठीक है ना। इस तरीके से बना, और भी तरीका हो सकता है आपके मन में आता होगा, जो मन जो करे, जिस मेथड से आपको, उस मेथड से बना सकते हैं, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 21, 42, 63 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में जो है ना रिमाइंडर 4 मिले, ठीक है ना, 4 बचे। तो क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जितना नंबर है ना, जितना से बोलेगा, जितना नंबर से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है, तो जो भी संख्या उन सभी का एलसीएम ले लेना, ठीक है ना। तो 21, 42, 63 और 84 का एलसीएम ले लेना है मेरे भाई। तो आप एलसीएम इसका लीजिएगा, तो एलसीएम लेने का तरीका मैं बता देता हूँ। देखिए 21 इंटू 1 है ना, तुरंत एलसीएम लेने का तरीका है 21 इंटू 2, ये 21 इंटू 3 है, और ये 21 इंटू 4 है, ठीक है ना। कॉमन सब में 21 है, 21 तो होगा ही, इंटू अब 1, 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, तो 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 21 गुने 12 करिएगा तो 252 आ जाएगा इसका एलसीएम। अब देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमको पता है कि 9999 होती है ना। तो इसी के आसपास कौन सी ये संख्याएं होगी जो 252 से डिविजिबल होगी, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में हम 4 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर 252 से डिवाइड मारेंगे तो कितना आएगा, 4 बार में, बिल्कुल भी नहीं, ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में आएगा, ठीक है। 3 दूना 6, 25 या 75, यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। 6 बार में क्या आएगा, 6 दूना 12, 10 बार में नहीं, 9 बार में, 9 दूना 18 के 8, बाकी 1, 25 नंबर 225 है, 226, हाँ 2200, ठीक है। 9 बार में आ रहा कितना, 2268 आ रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 आएगा रिमाइंडर, यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 171 आ रहा, ठीक है ना। अब 171 फालतू का आ रहा है रिमाइंडर, तो ये 9999 में से 171 घटा देंगे, तो 9999 में से 171 घटाएंगे तो 8 होगा, ये 2 होगा, ये 8 होगा, ये 9, कितना 9828 आ गया। हमको चाहिए ये 9828, ये संख्याएं ऐसी संख्या है जो इन सभी से डिवाइड हो जाती है, लेकिन हमको रिमाइंडर शेष यानी रिमाइंडर जो है वो 4 भी लाना है, तो 4 एक्स्ट्रा में हम ऐड कर देंगे, तो क्या जो संख्याएं आएगी वो मिल जाएगी। तो देखिए कितना आएगा, 9832। क्या कोई ऑप्शन है 9832, ऑप्शन नंबर यही इसका आंसर हो जाएगा। ये अच्छा तरीका है, बहुत ही सिंपल है और साधारण है, भूलने वाली नहीं है, तो यही याद रखिए, ठीक है ना। और भी कोई तरीका यदि समझ आएगा या फिर देखेंगे, रिसर्च करेंगे, तो फिर मैं बताऊंगा इसका भी शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना। एक और तरीका था हमको कि इसका जो HCF है ना,
उससे डिवाइड कर दीजिए और जो रिमाइंडर 4 बच रहा तो वही ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन वो अभी वेरीफाई नहीं है, जब हो जाएगा तो मैं क्लियर कर दूंगा। फिलहाल ये रखिए, ठीक है ना याद। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए घातांक और करनी का है। बोल रहा √5 + 2√6 - 1/√5 - 2√6 का मान क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेकर फिर 1 घटाकर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन फाइनली यहाँ पर लास्ट में जो है ना इसका स्क्वायर रूट निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये √5 + 2√6 है ना, इसको हम √3 × √2 कर सकते हैं, √3 × √2 कर सकते हैं ना। अब देखिए हम a + b का होल स्क्वायर तोड़ना चाहते हैं, तो इसको हम √3 के होल स्क्वायर प्लस √2 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, +2 × √3 × √2। ये तोड़ने का हम तरीका जब बताएंगे, इसका टॉपिक आएंगे तो उसमें डिटेल से बताएंगे किस तरीके से तोड़ना है। तो यहाँ पर क्या √3 + √2 का होल स्क्वायर आ रहा है ना अंडर रूट में, तो ये रूट से बाहर आएगा तो √3 + √2 आ जाएगा ना। तो इतना लिखने के बजाय सीधे लिख रहे हैं हम, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं √3 + √2, ठीक है ना, ये मिटा रहे हैं। तो √3 + √2 है मेरे भाई, माइनस ये कितना हो जाएगा, सेम चीज वही होगा, सिर्फ माइनस यहाँ पर हो जाएगा, -√3 - √2। अब इसको परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन, तो क्या होगा, √3 + √2 हो जाएगा, ये तो √3 + √2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो 1 हो जाएगा, a - b × a + b 1 हो जाएगा, a² - b², ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 + √2 माइनस √3 - √2। अब यहाँ पर देखिए √3 कैंसिल, √2 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। इस तरीके से करना है, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा कि एक अनाज व्यापारी जो है ना 40 kg चावल 12.50 रुपये पर केजी की दर से तथा एक अन्य प्रकार का जो है 20 किलो चावल 15 रुपये पर केजी की दर से खरीदा, ठीक। दोनों प्रकार के चावलों को मिलाकर हुआ 14.50 रुपये पर केजी की दर से बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सवाल है मेरे भाई। जब भी 12.50 आता है ना, तो यहाँ पे इसको पॉइंट हटाकर 2 जीरो मत लिखा करो। 12.50 का मतलब बोल क्या रहा, 12.5 बोल रहा, 12.5 का मतलब 25/2 ही बोल रहा है ना। 12.5 मतलब इसको हम 12 1/2 लिख सकते हैं, यानी 25/2 ही तो बोल रहा है। अब देखिए 40 किलो चावल खरीदता है जो कि 12.5 रुपये प्रति किलो की दर से है, यानी 25/2 केजी की दर से है। 40 किलो खरीदते हैं तो कितना रुपया लगता है, 500 रुपया लगता है ना। 20 बार में कटेगा, 25 × 20 500। अब देखिए एक दूसरा चावल है जो 20 किलो खरीदता है 15 रुपये पर केजी की दर से, तो ये कितना हो जाएगा, 20 × 15 हो जाएगा, ये 300 रुपया हो जाएगा मेरे भाई। तो टोटल कितना आ जाएगा, 5 3 800 रुपया वो खरीदने में उसको लग जाता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। अब जो बोल रहा है कि दोनों प्रकार के चावलों को मिलाकर वो 14.50 मतलब 14.5 रुपये पर किलो की दर से बेच देता है। 14.5 का मतलब क्या हो जाएगा, 29/2 हो जाएगा, 29/2। तो यहाँ पे 29/2 रुपये पर केजी की दर से बेचता है कितना चावल, तो टोटल चावल 40 किलो इस रेट से खरीदा और 20 किलो इस रेट से, टोटल 60 किलो चावल। तो 60 किलो हो जाएगा 29 × 87 870 रुपया मेरे भाई वो बेच देता है। टोटल 870 रुपया उसको मिलता है, बेचता है तो दोनों चावल को मिलाकर, ठीक है ना, और 14.5 रुपये के भाव से। तो अब देखिए कितना रुपए का लाभ हो रहा है, खरीदता है टोटल चावल खरीदने में 800 रुपया लगता है और बेचने में 870 रुपया मिलता है, तो 70 रुपये का लाभ कितने पे मेरे भाई, 800 पे × 100 कर देंगे, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 4 दूना 8 35 दूना 70, तो हो जाएगा 800 का 32 4 7 18 4 5 20 8.75% इसको जो है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना, और आपसे यही पूछ रहा था। तो देखिए इस क्वेश्चन को डालने का मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये बताना था, ठीक है ना। ये इस तरीके से आप कैलकुलेशन कीजिए, आसान हो जाएगा, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जब भी ऐसा रहे, हो सकता है 12.75 रहता, 7.5 का मतलब असल में होता है क्या, 3/4 होता है, यानी 12 सही 3/4 होता है। या 12.25 रहता, 2.5 का मतलब कितना होता है, 12 सही 1/4 होता है।
तो इस तरीके से कैलकुलेशन करना सीखिए। कोई बात नहीं, नहीं ये आपके मन में अभी आया होगा ख्याल, धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। हम सब कुछ बता देंगे आपको, जितना भी मेरे पास है सब दे देंगे। बस आपका एक फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक। साथियों, एक और क्वेश्चन है और ये सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, हर एक क्वेश्चन में हम अच्छा सवाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सब क्वेश्चन चुन चुन कर देते हैं। हर एक क्वेश्चन अपने आप में यूनिक क्वेश्चन होता है और कोई भी सिंपल फार्मूला पर आधारित नहीं दे देते हैं। कुछ ना कुछ हर एक क्वेश्चन में आपको सीखने को मिलता है। देखिए, बोल रहा है कि अरुण जो है ना, जयंत से कुछ राशि उधार लिया, ठीक है ना। पहले 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज दर पर 8% वार्षिक, अगले 6 वर्ष के लिए वार्षिक दर जो है 10% तथा उसके बाद के समय के लिए वार्षिक दर जो है ना मेरे भाई वो 12% था। यदि जयंत 15 वर्षों के बाद कुल 12,160 रुपये का साधारण ब्याज जो है भुगतान किया हो तो वह कितने रुपये उधार लिया था, ये आपसे पूछ रहा। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, T1 समय के लिए R1%, T2 समय के लिए R2%, T3 समय के लिए R3%, इसी तरह डॉट 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 TN समय के लिए RN% पर सिंपल इंटरेस्ट के रूप में यदि ब्याज देता है ना, तो उसका फार्मूला भी बताएं आपको। टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में भी बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं। जरूरी नहीं फार्मूला याद नहीं है तो भी बनेगा। देखिए, अरुण जैन से कुछ राशि उधार लिया, मान लेते हैं राशि जो भी उधार लिया वो 100% राशि होगा, ठीक है ना। मानते हैं वो 100% जो है उधार राशि लिया होगा अरुण जयंत से, ठीक। अब देखिए क्या है ना, पहले 4 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर पर देता है ब्याज, ठीक है ना। तो पहले 4 वर्षों के लिए 8% देता है, 4 × 8 कर देते हैं, ठीक है ना, 8%। फिर अगले 6 वर्ष के लिए 10% देता है, फिर अगले 6 वर्ष के लिए 10% देता है, ठीक है ना। फिर बाकी समय के लिए, उसके बाद के समय के लिए 12% था, लेकिन कितना समय के लिए, बाकी समय के लिए, तो कितना समय के लिए, तो आगे बोला 15 वर्ष के बाद। तो 15 वर्ष के बाद 4 वर्ष 8% के पर दिया ब्याज, फिर 6 वर्ष के लिए 10%, बचा कितना, 4 और 6 10 वर्ष, टोटल 15 वर्ष तक उसको ब्याज के रूप में देता है पैसा। 6 4 10 हो गया, 5 वर्ष के लिए बचेगा बाकी लिख देते हैं। 5 वर्ष के लिए कितना परसेंट देता है मेरे भाई, 12% देता है साधारण ब्याज। अब टोटल को हम जोड़ेंगे कितना परसेंट वो देता है, और ये जो है मेरे भाई टोटल मिलके कितना देता है ब्याज के रूप में, वो 12,160 रुपया देता है, 12,160 रुपया देता है, ठीक है ना। असल में साधारण ब्याज क्या होता है, टाइम इंटू रेट होता है, बस टाइम इंटू रेट ही होता है। ये मान लिया 100% उसका प्रिंसिपल होगा, तो जोड़ेंगे सबको मेरे भाई, सबको जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 32% प्लस 60% प्लस 60%, ठीक है ना, जो कि 12,160 के बराबर होगा। अब 120 हो जाएगा, 120 152%, 152% का वैल्यू 12,160 है मेरे भाई। तो टोटल कितने रुपए उधार लिया था, तो टोटल कितना रुपया माने थे उधार, 100% माने थे, तो 100% का मान आपसे पूछ रहा। तो 100% का मान कितना होगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 121 60 बटे 152 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या 8 बार में कटेगा, हाँ 8 बार में ही कट जाए। 152 को 8 बार में काटेंगे तो 8 एक 0 बचेगा, 0 लिख देते हैं। तो टोटल 100 × 80 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8,000 रुपया जो है वो उधार के रूप में लिया था, कौन, अरुण जयंत से, ठीक है ना। 100% का वैल्यू आ गया 8,000। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरीके से करना है, बाकी कुछ नहीं दिमाग लगाना, P × R × T अपॉन 100 इस तरीके से कर देना। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कितना वर्ष के लिए बोल रहा है, 15 वर्ष के लिए बात बोल रहा है ना, 15 वर्ष के लिए 4 वर्ष यहाँ यूज किए हैं इतना % के दर से, 6 वर्ष यहाँ, बाकी समय के लिए बोल रहा है, उसके बाद के समय के लिए, मतलब 4 + 6 10 वर्ष हो गया, टोटल 15 वर्ष तक उसको ये प्रक्रिया करना पड़ता है। तो आखिरी 5 वर्ष के लिए 12% के दर से देता है, और आंसर इस तरीके से ले आना है, ठीक है ना। समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए मेरे भाई। साथियों, एक और क्वेश्चन है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही ये सिंपल सवाल है। बोल रहा है कि अमित जो है ना
वो 15,000 रुपया 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया, ठीक है ना। तो समय की समाप्ति पर वह कितनी राशि प्राप्त करेगा, आपसे ये पूछ रहा है, यानी अमाउंट आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना, इन्वेस्ट धन, ठीक है ना। तो 10% दे रहा है मेरे भाई। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कंपाउंड इंटरेस्ट का जितना परसेंट रहे उसको पहले फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो 1/10, तो कोई राशि 10 से मेरे भाई 11 हो जाती है, ठीक है ना। 10 से 11 हो जाती है, 2 वर्ष के लिए तो पावर 2 कर देंगे, ठीक है ना, पावर 2 कर देंगे। अब कोई प्रिंसिपल 100 से 121 हो जाता है मेरे भाई, ये प्रिंसिपल था और ये अमाउंट हो जाता है, ठीक है ना। तो और अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच का डिफरेंस क्या होता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट यही होगा इसके बीच का अंतर। अब देखिए A-P लिख देता हूं, ठीक है ना, A-P, ठीक। अब बोल रहा 15,000 रुपया देता है, यानी 100 हम माने प्रिंसिपल, लेकिन असल में कितना था मेरे भाई, 15,000, यानी 100 बराबर जो है हम 15,000 माने हैं, 15,000 माने हैं ना, हाँ 15,000 माने हैं। तो 121 बराबर कितना होगा मेरे भाई, तो 121 बराबर हो जाएगा 2 0 खत्म, तो 121 इंटू 150 हो जाएगा, 150 ही बचेगा ना। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 121 और 50 आ जाएगा, ठीक है, 18,150 रुपया आएगा, ठीक है ना। आप देख बता देते हैं, 505 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 121 5 1 121 गुने 15, 5 बार 25 60, 121, ठीक है ना, हाँ 5 1 8, तो 18,150 रुपये आ रहा, ठीक है ना। इस तरीके से करना। 3 वर्ष के लिए बोलता तो पावर 3 करते हैं, 4 वर्ष के लिए बोलता है पावर 4 करते हैं। कभी ऐसा भी आएगा फ्रैक्शन में तोड़ने का मन नहीं करेगा, बहुत डिफिकल्टी क्वेश्चन रहेगा, वैसा भी हम क्वेश्चन लाएंगे बहुत ही जल्द। सिंपल इंटरेस्ट का एक टॉपिक लाने वाले हैं, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट लाएंगे, ठीक है ना। बढ़िया बढ़िया सवाल कराएंगे, हर एक तरीके का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा मेरे भाई। बस आप सिर्फ ये काम करते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए और लाइक, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ये मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करिए और इसका आंसर क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही हटकर क्वेश्चन है ये। बोल रहा कि 22,500 रुपया को 4 व्यक्ति A, B, C तथा D के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि A तथा C को जो है B और D का 3/2 भाग मिलता है, ठीक। B को D का 5/4 भाग मिलता है तथा A को C का 3 गुना प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो प्रत्येक को मिलने वाली राशि क्या है ये आपसे पूछ रहा। मेरे भाई दिल खुश हो गया इस क्वेश्चन को देखकर और मुझे बताने में भी बहुत खुशी होगी कि आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से समझिएगा। देखिए 4 व्यक्ति है A, B, C, D। A तथा C को जो राशि मिलता है मेरे भाई वो B और D के 3/2 भाग मिलता है, ठीक है ना। यदि B और D को हम मान लेते हैं 2 राशि मिलती है तो A और C को कितना मिलेगा मेरे भाई, 3 राशि मिलेगा। क्योंकि बोल रहा है A और C को जो राशि मिलती है ना वो B और D के 3/2 भाग मिलता है। तो B और D का हम 2 मान लिए हैं तो A और C को इसका 3/2 भाग मिल रहा है ना, A और C को तो कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है ना। अब देखिए A, B, C, D चारों व्यक्ति है। अब टोटल बांटना पैसा कितना, 22,500 रुपया। इसको A और C में 3 मिला है, B और D में 2 मिल रहा है, तो यानी 5 दोनों का मिलाकर कितना होगा, 5 बराबर कितना होगा मेरे भाई, 22,500 होगा। तो 1 बराबर कितना होगा मेरे भाई, तो बोलिएगा 4500 हो जाएगा ना। अब A और C को कितना मिलेगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 45 3 135 13,500। A और C को 13,500 मिल रहा है दोनों मिला के। अब B को कितना मिलेगा मेरे भाई, B को जो है मैं यहां लिख देता हूं, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा। 1 बराबर 4500, 1 बराबर है तो 2 बराबर यानी B और D को, तो 2 बराबर कितना 9,000 हो जाएगा, B और D को मिल रहा। अब बोल रहा है कि B को D का 5/4 भाग मिलता है, यानी जब D को 4 मिलता है। अब देखिए B और D का आप कंपेरिजन कर रहा है, D को 4 मिलता है तो B को कितना मिलता है, 5 मिलता है ना। तो 9 बराबर टोटल कितना हो जाएगा, 9 बराबर कितना है, B और D को 9,000 मिल रहा है ना, 9 बराबर 9,000 है तो B का निकल जाएगा, 5,000 यहाँ हो जाएगा B का और 4,000 D का। तो B का लिख देते हैं
5,000 आ रहा है और डी का मेरे भाई लिख देते हैं 4,000 आ रहा है। बाकी बचा किसका, ए और सी का। अब बोल रहा है ए को जो है ना सी का 3 गुना प्राप्त होता है। ए और सी को कितना मिल रहा है टोटल मेरे भाई 13,500। तो 3 गुना प्राप्त होता है ए और सी, ए को सी का 3 गुना, यानी इसको मिलता है तो इसको 3 मिलता है, यानी 4 बराबर मेरे भाई ये 13,500 है। तो 1 बराबर की चरतिया 12, 1 चरतिया 12, 3 4 7 28 4 5 20, 3375 मिल रहा। तो ए को कितना मिलेगा, इसका 3 गुना मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए को यहाँ मैं लिख देता हूँ, ए को मिल रहा 15 का 5 बाकी 1, 7 21 22 के 2 बाकी 2, 33 99 2 101, यानी 10,125 रुपया ए को मिल रहा। तो सी को कितना मिलेगा, 1 बराबर वही हो जाएगा 3375 रुपया, 3375 रुपया। और आपसे पूछ रहा था सभी को कितने रुपया मिलेगा, प्रत्येक को मिलने वाली राशि क्या है, तो आपके सामने आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, ए और सी को बांट लिए अलग अलग, फिर यहाँ बी और डी को बोल दिया गया है, फिर ए और सी को, बस सिंपल था, कुछ नहीं था। लेकिन हाँ थोड़ा सा देख कर लग रहा है, लेकिन लेवल है अच्छा, मेंस लेवल है मेरे भाई इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, मेंस लाइक है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा आज जो बताएं। फिर एक क्वेश्चन आने वाला है साथियों, एक और क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है कि यदि 452 सेब का मूल्य जो है 712 रुपया हो तो ऐसे 75 दर्जन सेब का मूल्य क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा हूँ। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, बोल रहा है कि 452 सेब का मूल्य जो है 712 रुपया है, तो 75 दर्जन सेब का मूल्य कितना होगा। या तो आप इसको भी दर्जन में बदल दीजिए, नहीं तो इसको पीस में बदल दीजिए। जैसे ये 75 दर्जन है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे पीस बन जाएगा, तो हम पीस में ही बदल देते हैं, ठीक है ना। तो एक का कितना हो जाएगा मेरे भाई 712 बटे 452, एक सेब का मूल्य। तो 75 गुने 12 सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ 75 गुने 12 सिर्फ कर देंगे, हो गया 75 गुने 12। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, कटेगा, काट कर देखते हैं, 4 से काटेंगे, 4 13 चौका 52, 3 चौका 12। अब जो है क्या करेंगे, इसको अप्रोक्सीमेट आ रहा है आंसर या फिर कट रहा पूरी तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे 678, बिल्कुल भी नहीं कट रहा, तो आपको करना ही पड़ेगा 3 2 5 मल्टीप्लाई करके डिवाइड देना ही पड़ेगा। तो 5 बाकी है, 7 21 22, 712 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना 10 के 0 बाकी 1, 22 दूना 44 1 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा 225, फिर ये कट जाएगा, 35 के 5 बाकी 3, 84 3 87, 62 154 3 157 आ जाएगा, ठीक है ना, 157। हाँ अब देखिए यहाँ पर 0 10 के 0 बाकी है, 5 9 2 11 12 के 2 बाकी 1, ठीक है, 7 9 10 के 0 बाकी है, कितना 1,60,200, 1,60,200 आ रहा बटे 113। तो काटते हैं इसको एक बार में, 113 47, फिर 2 3 बार में काटते हैं, 4 बार में काटेंगे, 452 20 आएगा मेरे भाई, 20 आएगा ना। फिर यहाँ पर 2 0 2 0 1 0 आएगा, 113 आएगा, फिर कितना आएगा 87, फिर 0, फिर 6 बार में, 7 बार में, 8 बार में, 13 नहीं 7 बार में कटेगा, तो 1417 पॉइंट कुछ आएगा। तो अप्रोक्स 1417 ही ऑप्शन में है, और अप्रोक्स में लाना था तो 1417 ही रखना है, ठीक है ना, यही इसका आंसर होगा, बस कट करना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है ए एक काम जो है 9 दिनों में तथा बी उसे 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक। लेकिन पूर्णतः स्वस्थ ना होने के कारण ए तथा बी जो है अपनी क्षमता का यानी अपनी कैपेसिटी का 90% ए करता है और बी जो है 72% ही कर पाता है, ठीक है ना। तो यदि दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में समाप्त होगा ये काम, आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 90% इफिशियंसी के साथ ए करेगा और 72% इफिशियंसी के साथ बी करेगा, यदि वो बीमार है, ठीक है ना। तो इसी इफिशियंसी के साथ वो काम करता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखिए सबसे पहले ए जो है किसी काम को मेरे भाई
वो कितना दिनों में करता है, ए करता है मेरे भाई 9 दिनों में, ठीक है ना, 9 दिन लिख दिए। और बी जो है वो काम को 18 दिनों में पूरा करता है। तो टोटल काम कितना मान लेंगे, इन दोनों के समय का एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों के समय का एलसीएम 18 है मान लेंगे, टोटल काम 18 है, ठीक है ना। और यही होता है। तो इसका इफिशियंसी निकालेंगे, ए का तो 2 हो जाएगा, ए का इफिशियंसी 2 होगा और बी का इफिशियंसी 1 होगा, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि ए जो है अपनी क्षमता का 90% के साथ काम करता है। ए जो है क्षमता ए का कितना 2 आया, तो ये 2 का 90% करता है न, मतलब 9/10। मैं 90% सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए का 9/10, ठीक है ना, यानी 9/5। यानी इस रेट से अब वो काम करता है। बीमार होने के कारण 2 से पहले करता था, असल में वो जब बीमार नहीं था तो 2 की इफिशियंसी, लेकिन अब 9/5 की इफिशियंसी से कर रहा है, मतलब 2 से कम है। देखिए 5 एकम 5, 4 5 8 1.8 की इफिशियंसी से अब काम कर रहा है। अब बी जो है मेरे भाई, ए का इफिशियंसी, अब बी जो है 72% इफिशियंसी के साथ करता है। एक का 72% कितना हो जाएगा, 72 का मतलब हो जाएगा 18 चौक 72, 25 चौका 100, 18/25, यानी 18/25 की इफिशियंसी से काम करता है। तो टोटल कितना दिन लगेगा, तो कितना काम करना है टोटल 18, अपना अपना इफिशियंसी यानी ए और बी दोनों का इफिशियंसी जोड़ देंगे। तो 9/5 प्लस 18/25, तो एलसीएम लेंगे 25 मेरे भाई, तो 25 ऊपर चला जाएगा बटे ये 5 5 25 9 5 45, 45 प्लस 18 कितना आएगा 63 आएगा। अब देखिए 2 9 18 7 9 63, तो 50/7 आ जाएगा मेरे भाई। 7 सही 1/7 दिन लगेगा काम करने में, ठीक है ना। यही इसका आंसर होगा, ठीक। कुछ नहीं करना था, बस इफिशियंसी निकाल के कितना इफिशियंसी के साथ कर रहा है काम दोनों वो निकाल देना है। यानी ए अब इतना की इफिशियंसी से कर रहा है, बी इतना की इफिशियंसी से कर रहा है, टोटल काम 18 काम हमको करवाना है। तो इन दोनों के इफिशियंसी को जोड़ देंगे, दोनों मिलकर काम कर रहा है, तो कितने दिन में आ जाएगा 7 सही 1/7 दिन में पूरा काम हो जाएगा, ठीक है ना। पसंद आया मेरे भाई तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन आपके सामने है, और ये सेट नंबर 11 का पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन होगा। जो भी भाई हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को, यदि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको थोड़ा भी समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए जो है कुछ धन लगाकर एक व्यापार शुरू करता है, ठीक है ना। 4 माह बाद ए की 3 गुनी पूंजी लगाकर बी तथा उसके 2 माह बाद बी की 2 गुनी पूंजी लगाकर सी व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में होने वाले कुल लाभ का कौन सा भाग ए को प्राप्त होगा, ये आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे दोस्त कोई भी क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, जो भी आपको क्वेश्चन लगे टफ है या समझ नहीं आता, पहले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, ठीक है ना, और थोड़ा सा समय दीजिए उस पर, 1 मिनट 30 सेकंड 45 सेकंड सोचने का, ठीक है ना, तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे आराम से, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है मेरे भाई पार्टनरशिप का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाली बात है। यहाँ बोल रहा है ए, यहाँ समझा देते, 4 माह बाद ए की 3 गुनी पूंजी लगाकर बी शामिल हो जाता है, ठीक है ना। जितना ए लगाता है ना उतना उसके 3 गुना पूंजी लगाकर बी शामिल हो जाता है 4 महीने के बाद। उसके बाद 2 महीने और बाद बी जो है, बी जितना पूंजी लगाया था ना उसके 2 गुना पूंजी लगाकर अभी तीसरा व्यक्ति सी शामिल हो जाता है व्यापार में। तो साल भर तक व्यापार में शामिल रहता है तीनों। तो उसमें पूछ रहा है ए का कौन सा भाग मिलता है लाभ में से। तो देखिए पार्टनरशिप का एक ही फंडा है कि आप टाइम और जितना पूंजी लगाता है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसी का रेशियो होगा जो लाभ बटेगा, उसी के रेशियो में लाभ बटेगा, ठीक है ना। तो ए नाम का व्यक्ति है मेरे भाई, मान लेते हैं पूंजी कितना लगाता है हमको नहीं पता, 100 रुपया लगाता है पूंजी, ठीक है ना, 100 रुपया पूंजी लगाता है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि 4 माह बाद ए के 3 गुनी पूंजी लगाकर बी शामिल हो जाता है। तो मेरे भाई बी जो है ना इसके 4 गुना पूंजी लगाकर, मतलब 4x लगाकर शामिल हो जाता है 4 महीने के बाद, सॉरी 3 गुनी पूंजी लगाता है ना, 3 गुना पूंजी लगाता है 4 महीने के बाद। तो ये बी कितने समय तक रहता है व्यापार में, टोटल वर्ष 1 वर्ष तक व्यापार करना है, तो 4 महीने के बाद शामिल होता है बी, तो 8 महीने तक बाकी बचा, 8 महीने तक वो व्यापार में रहता है। ए का आगे कुछ नहीं बोला, तो मतलब ए शुरू से लेके अंत तक रहता है, मतलब 12 महीने तक रहता है, तो 12 महीना लिख दिए, ठीक है।
और सी जो है उसके 2 माह बाद, यानी 4 महीने ये प्लस 2 महीने, 6 महीना के बाद सी व्यक्ति आता है और जो बी पूंजी जितना लगाता है उसके दुगना पूंजी लगाकर शामिल हो जाता है। तो सी नाम का व्यक्ति है, बी कितना पूंजी लगाया था 3x मेरे भाई, तो इसका डबल पूंजी लगाता है सी नाम का व्यक्ति, मतलब 6x लगाता है। कितने समय के लिए लगाता है मेरे भाई, 4 महीना प्लस 2 महीना, 6 महीना के बाद आता है पूंजी लगाता है। बाकी टोटल 1 साल तक रहना है पूंजी व्यापार में, तो बाकी 6 महीने तक तो ही इन्वेस्टमेंट किया रहेगा ना ये 6x रुपया के साथ। तो देखिए 6 महीने के तक रहता है, टोटल 1 साल तक। अब देखिए इसको कट कर दीजिए मेरे भाई, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 36। इसको हम कट करते हैं 1:2:3। अब यही अनुपात जो है लाभ में बटेगा, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा कुल लाभ का कौन सा भाग ए को प्राप्त होगा, तो लाभ कितना ए को कितना मिल रहा है मेरे भाई, टोटल ए को मैं लिख देता हूं, ए को टोटल 1 लाभ मिल रहा, कितने में मेरे भाई, तो 6 में मिल रहा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा कुल लाभ का कौन सा भाग, तो कुल लाभ का 1/6 भाग जो है ना वो ए को मिलेगा, ठीक है ना। टोटल 6 लाभ हुआ, उसमें से 1 इसको मिल रहा है, नहीं 6 का 1 भाग मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना था मेरे भाई। आज जितना भी क्वेश्चन बताए सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप खूब देख लीजिए क्वेश्चन बैंक बनाकर, और उसका लेवल और जो मैं बताता हूँ क्वेश्चन उसका लेवल आपको अंदाजा लग जाएगा। और यदि आपको थोड़ा भी समझ आया मेरे भाई, मेरे वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है, जो मैं ट्रिक बताता हूँ, जो सोचने की क्षमता बता रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ, थोड़ा भी आपके माइंड में यदि जा रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल ये जो है वीडियो शेयर कर दीजिए मेरे भाई स्टडी ग्रुप में, ताकि और भी भाई जो भी इस बार सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं उनको बेनिफिट मिल सके, ठीक है ना। मैं हर एक क्वेश्चन चुन कर अपने मन से देता हूँ मेरे भाई, बढ़िया से, कहीं इधर उधर नहीं उठाता हूँ, बढ़िया से जो मैं सीखा हूँ, जो मैं जिस पर लगता है कि नहीं स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन में जो है धोखा खाते हैं, नहीं बनता है या फिर कंफ्यूज करते हैं, उसी तरीके का क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूँ, डालता हूँ, ठीक है ना। तो साथियों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।